शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। कानपुर देहात के रनिया इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगने से हड़कंप मच गया है। ये आग एक ऑयल फैक्ट्री में लगी थी। तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी। कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें नजर आ रही थी। बताया जा रहा है कि ऑयल के 2 टैंकों में धमाके के बाद आग लगी। खबर पाकर दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक आग इतनी फैल चुकी थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। फैक्ट्री में लगे ऑयल टैंक में तेल से भरा स्टॉक था। उसके संपर्क में आने से बाद में तेजी से आग फैली और देखते ही देखते पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया। आग फैलने के डर से पूरी फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। नोएडा के छरीरा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। सेक्टर 33 के चौराहे पर यह हादसा हुआ, जिसके चलते थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक भी थम गया। बताया जा रहा है कि कार में सीएनजी किट लगी हुई थी। उसी में लीकेज की वजह से चिंगारी उठी और देखते ही देखते पूरी कार आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोग वक्त रहते बाहर निकल गए थे। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग में कुछ लोगों के झुलसने की भी खबर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कुछ झुग्गियां खाक हो गई। वसंत कुंज के मसूदपुर इलाके में इन झुग्गियों में सुबह करीब 8 बजे आग लगी। एक झुग्गी से उठी लपटें देखते ही देखते फैलती चली गई और कई झुग्गियां इसकी चपेट में आ गई। आग कैसे लगी, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बने वार्ड के सामने एक कैंटीन में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी जब तक आग पर काबू पाते पूरी कैंटीन जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग ये लगी थी। दिल्ली के बंगाली मार्केट में तड़के आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में कई दुकानें आ गई। खबर मिलते ही दमकल विभाग की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली की बंगाली मार्केट में आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल पाया है। आग लगने के बाद काफी ऊंचा धुएं का गुबार उठता रहा। जब तक आग पर काबू पाया गया, लाखों का नुकसान हो चुका था। बिहार के नालंदा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मोबाइल टावर के जनरेटर में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा जनरेटर धू धू कर जलने लगा। खबर पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के पेंड्रा इलाके में स्थित सद्भावना भवन में आग लगने से लाखों का सरकारी सामान जलकर राख हो गया। यहां प्रशासन के स्वच्छता अभियान के तहत खरीदा गया सामान रखा हुआ था। घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। प्रियंका ने गुजरात मॉडल पर सवाल उठाया और कहा कि मोदी ने कौड़ियों के भाव में अपने दोस्तों को जमीन दे दी। आपके गुजरात का मॉडल की समझती है, जिसमें आपने कौड़ियों के दाम पे हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों को दी। रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के प्रचार अभियान में जुटी प्रियंका ने मोदी को चुनौती दी और कहा कि आप बताएं कि आपके गुजरात मॉडल में किसानों, मजदूरों और महिलाओं के लिए क्या है। अगर आप सत्ता चाहते हैं तो उनको ये बताइए कि आपके मॉडल में किसानों का क्या वजूद है। आप ये बताइए कि मजदूरों की बीमारी इतनी कम क्यों है आपके मॉडल में। आप ये बताइए आपने महिलाओं के लिए क्या किया। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के भाषणों को भी निशाने पर लिया। प्रियंका ने कहा कि मोदी को ये समझना चाहिए कि वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को नहीं बल्कि देश को संबोधित कर रहे हैं। किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं, ये देश की जनता है। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए। गांधी परिवार को मोदी आरएसवीपी कहकर यानी राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका कहकर तंज कसते हैं। इसका जवाब रायबरेली में प्रियंका गांधी ने दिया और कहा कि मोदी जी अब ब से बस भी कीजिए। कभी ABCD, कभी RSVP, कभी घर से देश तो कैसे होगा, बस से बस भी तो करिए। प्रियंका गांधी ने गुजरात मॉडल पर सवाल उठाए तो बीजेपी का पलटवार भी सामने आ गया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले प्रियंका बताएं कि रॉबर्ट वाड्रा मॉडल क्या है। प्रियंका जी, आप और आपके भाई और आपके माता जी गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात बहुत करते हैं, सवाल उठाते हैं। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद आपसे एक सवाल पूछ रहा है, ये रॉबर्ट वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। अडानी को दी गई जमीन को लेकर प्रियंका गांधी ने रायबरेली में मोदी को निशाने पर लिया तो भाई राहुल गांधी ने ललितपुर में मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि गुजरात में शिक्षा, स्वास्थ्य का जितना बजट नहीं है उससे ज्यादा अडानी को दिया गया।
जितना वो दवाई में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में डालते हैं जनता के लिए, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दिया। आप बताओ, अडानी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब मोदी देश का चौकीदार बनना चाहते हैं, लेकिन गुजरात में अब तक न तो सूचना आयुक्त और न ही लोकायुक्त की बहाली की गई। अब आप गुजरात के चौकीदार से जाकर पूछिए, सूचना का अधिकार गुजरात में लागू क्यों नहीं करते हो? लोकायुक्ता क्यों नहीं है गुजरात में? सिर्फ एक चौकीदार क्यों है? ये आप जाकर उनसे पूछिए, चौकीदार से। ललितपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लिए आए पैकेज को मंत्री खा गए और मुख्यमंत्री ने भी ध्यान नहीं दिया। पंजाब के पठानकोट में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि मुझे रोकने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि 16 मई के बाद से अंजाम जो होने वाला है उससे कांग्रेस के दिग्गज डर गए हैं। ये मोदी रोकने का तूफान क्यों चला है? क्योंकि उन्हें मालूम है एक बार 16 मई को रिजल्ट आया, उसके बाद ये कांग्रेस के सभी दिग्गजों की जगह कहां होगी इसका उनको पूरा पता है, इसलिए कांप रहे हैं। मोदी ने दावा किया कि 6 चरण के चुनाव में ही साफ हो गया है कि यूपीए सरकार की सत्ता जाने वाली है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार आना तय है। जिन्होंने वोट किया है, जिन जिन राज्यों ने, उन्होंने दिल्ली सरकार की विदाई कर दी है। दूसरा काम उन्होंने किया है, नई सरकार के लिए मजबूत नींव भी रख दी है। मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार देश में अब तक की सबसे भ्रष्ट और बदनाम सरकार है, जिसका खात्मा इस चुनाव में होने जा रहा है। हिंदुस्तान के 60 साल के इतिहास में ऐसी बुरी सरकार, ऐसी बदनाम सरकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार कभी भी इस देश के नसीब नहीं हुई। वाराणसी में कल मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़ को कांग्रेस ने प्रायोजित बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि ये भीड़ बाहरी लोगों की थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कल वाराणसी में मोदी के रोड शो में आई भीड़ को प्रायोजित बताया। उन्होंने कहा कि रोड शो में वाराणसी के कम बाहर के लोग ज्यादा थे। वाराणसी की भीड़ को प्रायोजित बताए जाने के आरोप को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ऐसे आरोपों को काशी का अपमान बताया। नरेंद्र मोदी की संपत्ति में 15 दिनों में 14 लाख रुपए का इजाफा हो गया है। इसका खुलासा वाराणसी में नामांकन के दौरान मोदी के दिए हलफनामे से हुआ। हालांकि बीजेपी का कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए मोदी को जो पैसे दिए गए उसी से बैंक बैलेंस बढ़ा है। मुसलमानों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने नया दांव खेला है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक कांग्रेस ने पूरक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें ओबीसी कोटे से 4.5% आरक्षण पिछड़े मुसलमानों को देने का वादा किया गया है। देश में 9 में से 6 चरण के चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने पूरक घोषणा पत्र बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक घोषणा पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पिछड़े मुसलमानों को ओबीसी कोटे से रिजर्वेशन देने का रास्ता निकाला जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कांग्रेस ने पूरक घोषणा पत्र में ये वादा किया कि दलित अल्पसंख्यकों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा। अभी अनुसूचित जाति के तहत केवल हिंदू और बौद्ध संप्रदाय के लोग आते हैं। कांग्रेस के मिशन मुसलमान पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अब जबकि कांग्रेस के जाने की बारी है तो वो मुसलमानों को आरक्षण का लालच दे रही है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल का कहना है कि मुसलमानों को आरक्षण की बात पहले से मैनिफेस्टो में है, इसीलिए अब इस पर हाय तौबा मचाना ठीक नहीं। सरेंडर करने की बात कहकर भी बीजेपी नेता गिरिराज सिंह झारखंड के बोकारो कोर्ट में पेश नहीं हुए। हालांकि गिरिराज के वकीलों ने अंतरिम जमानत के लिए बोकारो कोर्ट में अर्जी दी है। शनिवार को इस अर्जी पर सुनवाई हो सकती है। दरअसल नरेंद्र मोदी के विरोधियों को पाकिस्तान भेजने वाले बयान पर गिरिराज सिंह के खिलाफ बोकारो कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बोकारो और देवघर में गिरिराज ने विवादित बयान दिया था और उनके खिलाफ यहां केस दर्ज किए गए थे। झारखंड पुलिस ने गिरिराज सिंह की तलाश में कल छापेमारी भी की थी। उनके पटना के सरकारी आवास के साथ साथ लखीसराय के निजी आवास पर पुलिस ने दबिश दी थी, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गए और पुलिस के हाथ नहीं आए। हालांकि गिरिराज सिंह के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि पटना की निचली अदालत से उन्हें एक केस में जमानत मिल गई। भड़काऊ भाषण देने पर गिरिराज के खिलाफ पटना के हवाई अड्डा थाने में भी केस दर्ज हुआ था, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है।
केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दे दिया है। बेनी ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की तुलना जानवर से कर दी। इंसान नहीं है, जानवर है, और जानवर के साथ वही सलूक होना चाहिए जिस तरह सलूक से उसको रास्ते पे लाया जाता है। जानवर खुद नहीं रास्ते करता है। बेनी ने यह भी कहा कि जैसे जानवरों पर नकेल और हंटर से काबू पाया जाता है, वैसे ही मोदी पर लगाम लगानी होगी। जो बढ़िया नकेल होती है, बढ़िया हंटर होता है, तब रास्ते करता है। तो हंटर चलाने की हुनर हमको है, हम अकेले इनको ठीक कर सकते हैं। भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री आजम खान को आज चुनाव आयोग में जवाब देना है। संभल, रामपुर और बिजनौर में भड़काऊ भाषण देने के मामले में चुनाव आयोग ने जो नोटिस भेजा है, उसका जवाब देने की आज आखिरी तारीख है। नरेंद्र मोदी के करीबी और यूपी के बीजेपी प्रभारी अमित शाह ने फतेहपुर में रोड शो किया। शाह ने लोकसभा उम्मीदवार साध्वी निरंजन ज्योति और विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी विक्रम सिंह के लिए वोट मांगे। कल मुंबई में वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से कई लोग वोट नहीं डाल पाए, जिसके बाद नॉर्थ ईस्ट मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार किरीट सोमैया ने मुलुंद पुलिस थाने और इलेक्शन ऑब्जर्वर के पास शिकायत दर्ज कराई है। सोमैया ने इसे शरद पवार की साजिश बताया है। वहीं वोटर लिस्ट में मिसिंग वोटर्स का मामला तूल पकड़ता देख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा है कि मामले की शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग से कर सकते हैं। बीजेपी ने चुनावी प्रचार के लिए नया गाना रिलीज कर दिया है। गाने के बोल हैं, मैं कमल खिलाने आया हूं। बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूं, मैं कमल खिलाने आया हूं, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया। स्वामी अग्निवेश ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनकी तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि वो गुजरात दंगों के बड़े आलोचक थे, लेकिन मोदी ने अपनी विचारधारा में काफी बदलाव किया है और बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों की निंदा करने पर उन्होंने मोदी की तारीफ की। यूपी के फिरोजाबाद में मतदान के दौरान गड़बड़ी की खबर मिलने पर जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया और पुलिस की जीप को आग के हवाले कर दिया गया। बूथ कैप्चरिंग की घटना के बाद लोग गुस्से में थे और फिर दो गुट आमने सामने आ गए। सड़क पर ही जमकर मारपीट और हंगामा शुरू हो गया। इस मारपीट में कुछ लोगों को चोटें भी आई। भीड़ पर काबू पाने के दौरान पुलिस वाले भी वहां पर काफी हंगामा करने लगे और हंगामा कर रहे लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई गई। एएसपी के सामने ही पुलिस वालों पर डंडे बरसाते रहे। दरअसल फिरोजाबाद से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया था और धरने पर बैठ गए थे। इसी दौरान हंगामा शुरू हुआ और मारपीट से लेकर लाठीचार्ज, आगजनी तक की नौबत आ गई। झारखंड के दुमका में कल नक्सलियों ने चुनाव के बाद बड़े हमले को अंजाम दिया। नक्सलियों ने मतदान के बाद लौट रही पोलिंग पार्टी पर कल हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस के जवान समेत 8 पोलिंग स्टाफ की मौत हो गई। मतदान के बाद पोलिंग पार्टी शिकारीपाड़ा के असना गांव से लौट रही थी। अचानक नक्सलियों ने इन पर बमों से हमला बोल दिया। दहशत फैलाने के बाद नक्सलियों ने ईवीएम लूट ली और भाग खड़े हुए। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने जमकर तांडव मचाया। यहां के बालूमाथ इलाके में टाटा कंपनी के एक दफ्तर में आग लगा दी गई, जिसमें एक गाड़ी और 4 बाइक जल गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 2G घोटाले में पूर्व संचार मंत्री ए राजा समेत 19 लोगों के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में 9 कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। ईडी की चार्जशीट में जिन प्रमुख लोगों के नाम हैं, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के अलावा डीएमके प्रमुख करुणानिधि की बेटी कनिमोई, उनकी पत्नी दयालु अम्बल और स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बालवा के नाम हैं। चार्जशीट में जिन 19 लोगों के नाम शामिल हैं, उन पर सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें दोषी पाए जाने पर 7 साल से उम्र कैद तक की सजा है। 30 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अब संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ को फैसला सुनाना था, लेकिन अब संवैधानिक पीठ ही आखिरी फैसला सुनाएगी। संवैधानिक पीठ ये भी फैसला करेगी कि जिस कैदी की सजा मृत्युदंड से बदलकर उम्र कैद की गई है, क्या उस सजा में सरकार की ओर से छूट दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम केंद्र सरकार की उस याचिका पर उठाया है, जिसमें तमिलनाडु सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत राजीव गांधी की हत्या के 7 दोषियों की रिहाई की बात कही गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से घिरे केरल के मशहूर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति के ऑडिट के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएजी विनोद राय को अनियमितताओं के आरोपों से घिरे केरल के मशहूर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की संपत्ति के ऑडिट के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएजी विनोद राय को मंदिर की संपत्ति के ऑडिट का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक नई प्रशासनिक समिति का गठन भी किया है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक मंदिर की कोई भी संपत्ति बेची नहीं जाएगी या किसी भी तरीके से उसका निष्पादन नहीं किया जाएगा। नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम को जोधपुर कोर्ट से एक बार फिर से झटका लग गया है। आसाराम ने पीड़ित लड़की को लेकर 3 याचिकाओं को जोधपुर कोर्ट में डाला था, लेकिन तीनों ही याचिकाएं जोधपुर कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। दरअसल आसाराम ने पीड़ित लड़की के साथ महिला सिपाही होने और सरकारी वकील की नियुक्ति पर ऐतराज जताया था। तीसरी अर्जी में आसाराम ने पीड़ित से जिरह से पहले उसके माता पिता का बयान दर्ज कराने की मांग की थी, लेकिन तीनों ही अर्जियां खारिज हो गई। जोधपुर कोर्ट ने आसाराम की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से 28 अप्रैल तक बढ़ा दी है। बीमारी का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती कराने की आसाराम की अर्जी पर अब शनिवार को जोधपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी दिन पीड़ित के बयान पर जिरह भी होगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। करीबा मल्लू गांव में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने पर सुरक्षा बल ने घेरेबंदी की और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक आतंकवादी ढेर हो गया। एक्टर इंदर कुमार के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। तुमको ना भूल पाएंगे, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, मासूम जैसी फिल्मों में काम कर चुके इंदर पर एक मॉडल ने रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद वर्सोवा थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक शख्स ने 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया है। आरोपी बच्ची को कुछ खिलाने का लालच देकर मंदिर से उसे उठा ले गया था। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई। सीआरपीएफ इंस्पेक्टर विकास पर हुए हमले के पीछे शक उनकी पत्नी पर जताया जा रहा है। दिल्ली में 7 साल के एक बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक इंजीनियर की हत्या के गुत्थे सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के सराय रोहिल्ला की किशनगंज मार्केट में बेखौफ बदमाशों ने 4 शोरूम को निशाना बनाया। पंजाब के जलंधर के स्टेट चिल्ड्रन होम में लड़कियों के साथ जाति का मामला सामने आया है। स्टेट चिल्ड्रन होम में एक ही कमरे में 20 से 22 लड़कियों को रखा जाता था, जबकि 6 बेड ही लगाए गए थे। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान से आ रहे नशे की खेप जब्त की है। जब्त की गई 10 किलो हेरोइन की कीमत 7 करोड़ है। बिहार के गया में कार से एक लड़की को अगवा करके ले जा रहे बदमाशों की लोगों ने पिटाई कर दी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 तेंदुए के बच्चे लोगों के मनोरंजन का केंद्र बने हुए हैं। दिल्ली नोएडा वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर को डीएनडी फ्लाईओवर तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। साउथ दिल्ली की जनता को आज पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। साउथ दिल्ली में आज पूरे दिन पानी की सप्लाई ठप रही। दिल्ली के स्लम कॉलोनियों में लोगों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए वाटर एटीएम लगाए जाने को हरी झंडी मिल गई है। मौसम विभाग ने इस बार कम बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले साल की तुलना में इस बार कम बारिश होने का अनुमान है। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला है। गुरुवार को हुए आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 2 रन से हरा दिया। शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीत के बेहद करीब थी, लेकिन 3 गेंदों में बैंगलोर को 6 रन बनाने थे। डिविलियर्स ने विनय की गेंद को बाउंड्री की तरफ उड़ाया, तभी क्रिस लिन ने बेहतरीन कैच लपककर बैंगलोर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार 3 पारियों में 0 पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाते हुए 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पीवी सिंधु और उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी आरएमबी गुरु साईं दत्त ने एकल मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। करीम बेंजीमा के एक गोल ने रियल मैड्रिड ने एफसी म्यूनिख को यूएफए चैंपियनशिप लीग के सेमीफाइनल से पहले मुकाबले में हरा दिया है। यूक्रेन के क्रेमाटास्क हवाई क्षेत्र में हुए कई धमाकों से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि क्रेमाटास्क हवाई क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर के फ्यूल टैंक पर किसी बंदूकधारी ने निशाना लगाकर फायरिंग की थी। सीरिया में विद्रोहियों के गढ़ माने जाने वाले अलेप्पो शहर में सेना की हवाई बमबारी में 24 लोगों की मौत हो गई।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के फायरिंग करने से सनसनी फैल गई। पाकिस्तानी सेना के आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें 37 आतंकवादी मारे गए। बोलिविया में सेना पर भेदभाव का आरोप लगाकर लोगों ने जमकर आगजनी की। दक्षिण कोरिया में हुए जहाज हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 181 हो गई है। पेरू में शिप सेलिंग सेलिब्रेशन में सबसे लंबे शिप का प्रदर्शन किया गया। मैक्सिको में इन दिनों एक जॉन्की सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रियोसा जू में जेब्रा और गधे के क्रॉस से पैदा हुए इस जॉन्की का नाम रखा गया है खुम्बा। भारत रत्न सुर सामग्री लता मंगेशकर ने मुंबई में आयोजित एक समारोह में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे, संगीतज्ञ जाकिर हुसैन, दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर और अन्य प्रमुख हस्तियों को 72वें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया। अभिनेता अनिल कपूर ने अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित टाम्पा कन्वेंशन सेंटर में आईफा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आईफा अवार्ड्स के मेन इवेंट से पहले टेक्निकल अवार्ड्स आईफा रॉक्स की घोषणा की गई। फ्लोरिडा में आईफा प्रदर्शन के उद्घाटन के मौके पर बॉलीवुड के सितारों ने जमकर रंग बिखेरे। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के 3 साल के बेटे शेहरान फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रहे हैं। अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म हॉलीडे का नया गाना रिलीज हुआ है। सुपरफास्ट 100 में अभी के लिए बस इतना ही। छोटे से